हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, आव्यूह आपका क्लास 12th में भी है, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आव्यूह का बेसिक। आव्यूह होता क्या है? आव्यूह जो होती है वो अदिश राशियों से निर्मित एक आयताकार रचना है। यह रचना बड़े कोष्ठक के अंदर बंद होती है। बहुत सारी अदिश राशियों को मिलाकर के एक बनाई गई ये आयताकार रचना होती है आव्यूह, जो इस बड़े कोष्ठक के अंदर बंद होती है। ठीक है, इसमें आव्यूह का जो कोटि होता है या क्रम बोल सकते हैं हम, m क्रॉस n आव्यूह अगर बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है m इंटू n। जितना वो m क्रॉस n बोला, मतलब ये m जो होता है वो आपके पंक्तियों की संख्या होती है और n जो होती है वो आपके स्तंभों की संख्या होती है। तो m क्रॉस n आव्यूह क्या होता है? m इंटू n राशियों का वह समूह होता है जो क्रमबद्ध m पंक्तियाँ तथा m स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना होती है। ठीक है, m क्रॉस n आव्यूह मतलब m जो होंगी इसकी पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, m पंक्तियाँ होंगी और n इसके स्तंभ होंगे। तो ये कहलाती है m क्रॉस n कोटि की, m क्रॉस n ऑर्डर की आव्यूह कहलाती है। ठीक है, आव्यूह को हम कैपिटल A से जैसे डिनोट करते हैं, आव्यूह का नाम हम कोई भी कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं AIJ। दैट मीन्स यहाँ पे I जो होगा वो क्या है? पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी है? m, इसलिए I जो होगा वो क्या है? 1 2 3 से m तक जाएगा, जो कि पंक्तियों की संख्या, और j जो क्या है वो कॉलम्स की या फिर स्तंभों की संख्या है। तो j कहाँ से जाएगी? 1 2 3 से आपकी n तक जाएगी। j जो है आपके स्तंभों की संख्या है, कॉलम की संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको AIJ बोलता है, मतलब ये क्या है? आयवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ की संधि पर स्थित है। आयवे नंबर की पंक्ति में हम कहाँ तक जाएंगे? जेवे नंबर के स्तंभ तक जाएंगे। इस संधि पे जो भी होगा वो आपका AIJ होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे 2 3 बोला, मतलब ये दूसरे नंबर का पंक्ति और तीसरे नंबर का स्तंभ। दूसरे नंबर की पंक्ति और तीसरे नंबर के स्तंभ का संधि, यहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस संधि पर ये एलिमेंट स्थित है। ये AIJ इस प्रकार से बताता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम यहाँ पे मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपके मैट्रिक्स के टाइप दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला टाइप दिया गया है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्तियों की संख्या आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक पंक्ति है और कॉलम कितने यहाँ पे? 4। इसलिए इसका कोटि या इसका क्रम क्या है? हमारा 1 क्रॉस 4 में है। ठीक है, पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। उसी प्रकार से आपका होता है यहाँ पे स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होते हैं। उसने स्तंभ की संख्या बता दी, एक स्तंभ होगा, उसने पंक्तियों की संख्या नहीं बताई, इसलिए पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है और स्तंभ केवल एक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह हो गया दोस्तों। स्तंभ आव्यूह के बाद हम देखते हैं अभी हमारा थर्ड जो आव्यूह है, टाइप है, वो क्या है? शून्य आव्यूह या फिर जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ऐसे आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, वो हमारे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल है, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, अच्छा ये जो हम AIJ जो डिनोट करते हैं वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव क्या है? शून्य है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा चौथा आव्यूह है वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह नाम से ही स्पष्ट हमको दिख रहा है कि वो जो हम कोष्ठक बनाते हैं वो हमारा एकदम वर्ग बनना चाहिए, मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू दिया है 1 2 6 2 4 1 3 0 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जो कि एक वर्ग आव्यूह, मतलब स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या यहाँ पे समान है। कभी भी सामने जो लिखते हैं वो हमारा पंक्तियों की संख्या होती है, पीछे वाला जो हमारा होता है वो स्तंभों की संख्या को
प्रदर्शित करता है। उसके बाद हमारा पांचवा जो टाइप है वो है हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़ करके सभी अवयव शून्य हों। ये जो आपका वर्ग आव्यूह आपने देखा था, इसमें विकर्ण दो प्रकार से बनते हैं। एक तो आपका ये हो गया 148 और सेकंड विकर्ण जो बनेगा आपका 643। तो ये 148 जो होता है ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाता है, ये आपका सेकेंडरी विकर्ण द्वितीयक विकर्ण हो जाता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो देखो इसमें मुख्य विकर्ण में बस है हमारे एलिमेंट्स 5 1 4, बाकी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा छठवां यहाँ पे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स का टाइप है अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो ये क्या होता है, वह विकर्ण आव्यूह। अब ये किससे रिलेटेड है, विकर्ण आव्यूह से। वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो। अब विकर्ण आव्यूह बोला है मतलब कि इसके जो प्रारंभिक विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है, उसी के एलिमेंट्स हमको क्या चाहिए, समान चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 4 5 1 4 अलग अलग था, अब यहाँ पे हमने समान कर दिया। समान कर दिया दैट मीन्स ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह में आ गया। ठीक है, मतलब वर्ग आव्यूह के अगर मुख्य विकर्ण में हम सिर्फ मुख्य विकर्ण में कोई एलिमेंट होता है, जब अलग अलग एलिमेंट होता है तो वो आपका विकर्ण आव्यूह कहला गया, लेकिन जब मुख्य विकर्ण में सेम एलिमेंट हो गए तो वो आपका अदिश या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसी में अगर ये मुख्य विकर्ण में तीनों में हमारा वैल्यू 1 आ जाए, मतलब मुख्य विकर्ण में हमारा 1 आ जाए, बाकी विकर्ण बाकी एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स के बाद मैंने वही बताया कि अदिश मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारा सेम एलिमेंट्स होता है, लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स की जगह हमको क्या मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ 1। मुख्य विकर्ण में के सभी एलिमेंट्स क्या मिल जाए हमको 1, बाकी एलिमेंट्स जो हमारे 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, शून्य हो। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां टाइप आता है त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे या ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे भी हम बात करें मुख्य विकर्ण की। ठीक है, मतलब मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो या तो फिर मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो, तो दोनों ही टाइप को हम त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अगर हमारे पास ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, मतलब हमारा ये नीचे में मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऊपर के एलिमेंट्स हैं और नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 हैं तो ये हमारा कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 9th नंबर का मैट्रिक्स हमारा क्या है। 9th में है एकल अवयव आव्यूह, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होता है, सिर्फ एक अवयव हो। ठीक है, 10वां हमारा क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनेगा। ऐसा कब बन पाएगा, जब हमारे पंक्ति की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या अधिक हो। देखो यहाँ पे पंक्ति की संख्या सिर्फ 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है, इसलिए हमारे मैट्रिक्स ने किस टाइप का शेप ले लिया है, एक हॉरिजॉन्टल, ऐसा लंबा हो गया। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल शेप उसने ले लिया है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह या फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी में अगर हमारा पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाए, पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी और स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक देखते हैं आव्यूह का परिवर्त।
अवयव का परिवर्त या फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त अवयव को ए का परिवर्त या फिर ए का ट्रांसपोज कहते हैं। इसे ए का डेस लगा करके या फिर ए पावर टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, पर इस डेफिनेशन से स्पष्ट है कि क्या करना है, हमको पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है और जो स्तंभ है उसको हमको पंक्ति में चेंज करना है। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को हमको रो में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए आई जे, तो इसका अगर हम निकालते हैं ट्रांसपोज या फिर परिवर्त, तो वो क्या होता है, हमारा जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा और जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। मतलब आई की जगह हम जे लिखेंगे और जे की जगह आई। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ली, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए इज इक्वल टू 2 6 0 3 9 3 1 4 2। यहाँ पे हमारा रो क्या है, फर्स्ट 2 6 0, लेकिन हमको रो को चेंज करना है फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 2 6 0 जो रो है वो हमारा 2 6 0 कॉलम आ गया। सेकेंड रो क्या है 3 9 3, बट ये कॉलम में चेंज हो गया 3 9 3। थर्ड रो क्या है 1 4 2, ये कॉलम में चेंज हो गया 1 4 2। तो ये जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ वो हमारा मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स या फिर ए का परिवर्त अवयव कहलाएगा। ठीक है, परिवर्त अवयव के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको आगे कई सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेंगे इसके, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त निकालते हैं, मतलब एक बार उसका हमने ट्रांसपोज निकाला फिर से उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त निकालने पे हमको वो अवयव फिर से प्राप्त हो जाएगा, अवयव स्वयं आ जाएगा। ये एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसका, यदि अवयव ए तथा बी के क्रम समान हो, क्रम समान हो मतलब हो सकता है दोनों m क्रॉस n के अवयव हैं। ठीक है, क्रम ऑर्डर या फिर कोटि जो बोलते हैं, दोनों के अगर क्रम समान हो तो दोनों के योग का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे वो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यदि दो अवयव ए तथा बी के क्रमशः एक m क्रॉस n तथा n क्रॉस p। देखो यहाँ पे a का जो क्रम क्या है m क्रॉस n दिया है और b का जो क्रम क्या है n क्रॉस p, मतलब a में पंक्ति m है और स्तंभ n और b में पंक्ति n है और स्तंभ p। तो इस केस में अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हमारा b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्रम चेंज हो जाएगा। ठीक है, b सामने a पीछे हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा रिजल्ट है। तो ये तीनों रिजल्ट हमको आगे कई सारे क्वेश्चंस में या फिर कुछ प्रमेय में, थ्योरम्स में हमारे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सममित अवयव क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक वर्ग अवयव मतलब जिसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, सममित कहलाता है या फिर सिमेट्रिक कहलाता है कब, जब उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो हमको वही अवयव प्राप्त होता है। मतलब अगर हम उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं तो हमको वही अवयव फिर से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, जैसे कि हम ये करके देखते हैं। इसका फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो हम इसको कॉलम में चेंज करते हैं 1 2 3। सेकेंड रो क्या है 2 4 5, तो ये हो गया आपका 2 4 5। थर्ड रो क्या है 3 5 6, तो ये हो गया आपका 3 5 6। तो देखिए हमको जो मैट्रिक्स मिल रहा है क्या ये दोनों समान है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों एकदम समान है। मतलब जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो हमको फिर से वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सममित अवयव है। अब यहीं पे हम बात करते हैं विषम सममित अवयव की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है,
तो एक वर्गावयव विषम सममित कहलाएगा यदि हम उसका ट्रांसपोज ले और हमको वो अवयव मिले लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू के साथ मिले, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो माइनस ऑफ ये हमको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। चलो जैसे कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हमारा पंक्ति क्या है 0 1 -2, तो ये हमारे कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो क्या है -1 0 3, तो ये आपका -1 0 3। थर्ड क्या है 2 -3 0, देन 2 -3 0। देखिए अब हमको क्या मिला, हमारा जो फर्स्ट कॉलम था उसका चिन्ह चेंज हो गया है, जस्ट अपोजिट हो गया। सेकेंड कॉलम का भी चिन्ह जस्ट अपोजिट हो गया, ये दोनों प्लस थे ये माइनस था, लेकिन अभी ये माइनस हो गया ये दोनों प्लस हो गए। अब 0 का तो चिन्ह नहीं काउंट होता, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये 2 माइनस में था बट अब यहाँ पे 2 प्लस में हो गया, 3 प्लस में था अब यहाँ पे 3 माइनस में हो गया, ठीक है। अगर हम तीनों से हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमको ये जो मिलेगा वो हमको माइनस ऑफ ए, ये मैट्रिक्स हमको सेम मिल जाएगा। हम यहाँ से भी माइनस निकालेंगे, यहाँ से भी माइनस निकालेंगे और यहाँ से भी, तो 3 माइनस का इंटू होगा तो हमको ये वैल्यू जो मिलेगी माइनस मिलेगी और हमको ये मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समसय आव्यूह की, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह ए जो है वो समसय कहलाता है यदि ए का वर्ग हम करें तो हमको क्या मिले, वही मैट्रिक्स मिले। मतलब ए किसी मैट्रिक्स को हम 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को हम 2 टाइम्स इंटू करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो मैट्रिक्स क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है प्रतिकेंद्रज आव्यूह। प्रतिकेंद्रज आव्यूह मतलब इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ए प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है यदि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। मतलब किसी आव्यूह को 2 बार गुणा करने पर हमको एक यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमको मिलता है तो हम कहते हैं कि हाँ मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं शून्य सम आव्यूह या फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स। शून्य सम आव्यूह या फिर निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ए m घात का निलपोटेंट कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह ए जो है वो m घात का निलपोटेंट कहलाता है यदि a पावर m इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम a को m टाइम्स गुणा करें, m से गुणा नहीं बोल रही हूँ मैं, m बार गुणा करना है, ठीक है। मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो हमको वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। जीरो आ जाएगी या फिर आप बोल सकते कि वो 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे शून्य सम आव्यूह। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, a इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। जब आप इस मैट्रिक्स का 3 बार इंटू करोगे, मतलब a इंटू ए इंटू ए, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को इसके साथ 3 बार गुणा करोगे तो आपको शून्य मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए है वो घात 3 का निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो घात 3 का निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं लांबिक आव्यूह, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम देखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज दोनों का इंटू करने पे हमको क्या मिले, एक यूनिट मैट्रिक्स मिले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ठीक है।
मतलब किसी अवयव को उस अवयव के ट्रांसपोज के साथ, उस अवयव के परिवर्त के साथ गुणा करने पे हमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो हम बोलेंगे कि ये जो अवयव ए है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर लाम्बिक अवयव है। सेकेंड अगर हम देखें तो ए को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको मिलता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब अगर किसी अवयव का प्रतिलोम उसके ट्रांसपोज के बराबर है। अवयव का प्रतिलोम मैंने अभी नहीं बताया है, इसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब अगर अवयव का प्रतिलोम और अवयव का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि वो अवयव क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, लाम्बिक अवयव है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, अवयव का संयुग्मी। अवयव का संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं? तो यदि अवयव ए के अवयव को संगत संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में बदल दिया जाता है, मतलब किसी अवयव ए के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम इसी के संगत संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में बदल दें तो प्राप्त मैट्रिक्स ए का संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाता है, ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा 3 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करने बोला है कि इसके एलिमेंट्स को हम इसके संगत जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है उसमें हमको चेंज कर देना। तो 1 माइनस आयोटा का संयुग्मी हमको क्या मिलता है, किसी भी संख्या का संयुग्मी हम कैसे निकालते हैं, बस उसके जो इमेजनरी पक्ष है, काल्पनिक पक्ष है, उसके चिन्ह को चेंज कर देना है। तो इसमें ये आपका 1 जो है वो आपका वास्तविक भाग है, ये आयोटा जो है वो आपका काल्पनिक भाग है। तो काल्पनिक भाग के चिन्ह को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस। यहाँ पे ये आपका आयोटा वाला पोर्शन है, मतलब ये काल्पनिक है तो इसका भी चिन्ह चेंज। ये आपका वास्तविक पक्ष है, इसमें आयोटा वाला भाग नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका -4 प्लस 3 आयोटा हमारा ये काल्पनिक पक्ष है, यहाँ पे प्लस है तो हम इसको कर देंगे माइनस, बाकी ये वास्तविक में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ए के एलिमेंट्स को उसके संगत जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है उसमें हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमको मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसको हम बोलेंगे ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ए का संयुग्मी अवयव। ठीक है, इसे हम ए बाहर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अवयव पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं। अवयव को हल करने के लिए, मैट्रिक्स को हल करने के लिए हम उस पर बहुत सारी संक्रियाएं यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 6 संक्रियाएं हैं, उनको यूज़ किया जाता है। अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं की जाती है अवयव को हल करने के लिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है किन्हीं 2 पंक्ति। ये जो ऑपरेशंस होंगे वो पंक्ति पे भी होंगे, स्तंभ पे भी होंगे। तो या तो आप यहाँ पे पंक्ति लेकर के पढ़ो या फिर स्तंभ लेकर के। तो मैं यहाँ पे एक पंक्ति लेकर के यहाँ पे इसको आपको समझा रही हूँ, सेम चीज़ आप स्तंभ के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो किन्हीं 2 पंक्तियों की अदला बदली। सबसे पहले अगर हमको अवयव हल करना है तो हम ये कुछ संक्रियाएं का उपयोग करते हैं, जिसमें होती है कि आप किन्हीं 2 पंक्तियों की अदला बदली कर सकते हो या तो फिर किन्हीं 2 स्तंभों की अदला बदली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने, अगर मुझे IV पंक्ति को JV पंक्ति में चेंज करना है, मैं चाहती हूँ कि जो दूसरे नंबर की पंक्ति है वो नीचे आ जाए तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर की पंक्ति जो है दूसरे नंबर पे आ जाए, तो मैं उसको इस प्रकार से इस चिन्ह से डिनोट करूँगी। उसी प्रकार अगर मैं कॉलम में चाहूँगी तो मैं अगर चाहती हूँ कि आईवा कॉलम जो है वो जेवे कॉलम की जगह में चले जाए और J1 नंबर का कॉलम जो है वो IV नंबर के कॉलम की जगह आ जाए, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, कॉलम एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर किसी भी पंक्ति के अवयवों को किसी अशून्य अदिश राशि से गुणा करना है, मैं चाहती हूँ कि जो पहला वाला पंक्ति है उसमें मैं 2 का गुणा कर दूँ, या फिर किसी भी ऐसी अदिश राशि जो शून्य ना हो का गुणा कर दूँ, तो उसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मुझे IV नंबर की पंक्ति में गुणा करना है K का, तो मैं लिखूँगी मुझे काम करना है IV नंबर पे,
क्या काम करना है, के से इनटू कर देना है उसको, तो आप उसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप कॉलम के लिए लिख सकते हो। अगर आईवे नंबर के कॉलम पे आपको काम करना है, क्या काम करना है, आप आईवे नंबर के कॉलम पे के का गुणा करना चाहते हो, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है किसी पंक्ति के अवयवों से किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को जिन्हें किसी अधिक से गुणा किया गया है योग करना है। तो आप योग कर सकते हो। उसको कैसे दर्शाओगे, अगर आईवे नंबर की पंक्ति पे आपको जेवे नंबर की पंक्ति को जोड़ना है और आप चाहते हैं कि जेवे नंबर की पंक्ति पे आप के का गुणा करके आईवे के साथ जोड़ो, तो आप इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है। यही काम अगर आप कॉलम के लिए करना चाहो, आप चाहते हो कि आईवे नंबर के कॉलम पे आप काम करना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, आईवे नंबर के कॉलम को जेवे नंबर के कॉलम के साथ जोड़ना चाहते हो, वो भी जिसके साथ के का गुणा करके। ठीक है। तो आप उसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हो। अभी हम जितने भी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे उसमें ये 6 संक्रियाएं जो हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ होंगी। इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो नीचे एक और डेफिनेशन है, क्या है आपका, प्रारंभिक आव्यूह, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से प्राप्त मैट्रिक्स को प्रारंभिक मैट्रिक्स या फिर प्रारंभिक आव्यूह कहते हैं। ठीक है। ये जो 6 संक्रियाएं होती है जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं कहते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, उनके उपयोग करके जब हम किसी मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वो मैट्रिक्स जो हमको प्राप्त होती नहीं, वो हमारी क्या कहलाती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है, प्रारंभिक आव्यूह कहलाती है। क्यों, क्योंकि उसको हमने कैसे प्राप्त किया है, प्रारंभिक संक्रियाओं के उपयोग से। ठीक है। उसके बाद हमारा है तुल्य आव्यूह। क्या है तुल्य आव्यूह, जब दो समान कोटि, ऐसे दो हम मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी जिनकी कोटि क्या है, समान हो, दोनों m क्रॉस n कोटि के आव्यूह हैं, तो ए से बी को प्रारंभिक संख्याओं का उपयोग करके प्राप्त किया गया हो। ठीक है। दोनों जो है वो तुल्य कहलाएंगी यदि ए से बी को प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया गया हो। ए हमको अगर कोई आव्यूह देता है, हम उसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं और लास्ट में हमको जो आव्यूह प्राप्त होता है वो हमारा बी होता है, तो ये दोनों आव्यूह जो क्या कहलाएंगे, तुल्य आव्यूह, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए तुल्य है मैट्रिक्स आव्यूह बी के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये आपका पूरा मैट्रिक्स का इंट्रो का पोर्शन था। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसमें आपका मैं आव्यूह का घात ज्ञात करना सिखाऊंगी, आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना सिखाऊंगी और आव्यूह से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स मैं आपको बताने वाली हूँ।